कल रात को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है आपको वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई, क्या लगता है आपको वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नहीं, वो एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। एक एक करके जब मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरे प्लानिंग के तहत कैसे इसको अंजाम दिया गया। जिन लोगों को अब तक नहीं पता उनको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जब पुलिस वहां के एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने पहुंची तो उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसके बाद कि बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए और पुलिस वालों के साथ साथ उस एरिया में और भी बहुत सारे लोग घायल हो गए। जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग इस तरीके से वायलेंस करते हैं, उनको आप मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में आ गए वो लोग जो कि ग्राउंड के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर नागरिक हो, किसी को नहीं छोड़ता है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लड़के थे या सिर्फ मेल थे, फीमेल भी इन्वॉल्व थे। और इनको फैक्ट चेक करके इनको व्हाइट वॉश करने के लिए, इनको विक्टिम बताने के लिए आ गए जुबैर जैसे लोग। कुछ वीडियोस डालकर ये कहते हैं कि इन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उल्टा इनके ऊपर ही पथराव हुआ है। अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग जो तुरंत विक्टिम कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें हर दिन प्रताड़ित किया जाता है। और फिर इसके बाद आते हैं रवीश कुमार जी जैसे लोग, श्याम मीरा सिंह जैसे लोग, जो कि इसको एक अलग ही लेवल पे लेकर चले जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड के अंदर आपको पता है कि लैंड जिहाद के बहुत सारे मामले चल रहे थे, जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जा रहा था और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। और इसके ऊपर उत्तराखंड की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त थी और जो डिमोलिशन ड्राइव है बहुत दिनों से चल रहा था। तो जब ये डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, हर जगह से इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसको ढूंढ ढूंढ कर तोड़ा जा रहा था, तो उसी बीच में एक और इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलता है जो कि हल्द्वानी का एक कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था ना तो वो मदरसे के तौर पे रजिस्टर्ड था, ना ही किसी और टाइप के बिल्डिंग के थ्रू रजिस्टर्ड था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग था जिसके बारे में गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना डेटा था कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है और कुछ भी नहीं। मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफ़ी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। अब इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी होते हैं इसके ऊपर वो नोटिस जारी करते हैं और नोटिस को चिपका देते हैं उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब जिस दिन इस नोटिस को उस इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग के ऊपर चिपकाया जाता है, उस दिन तक ड्रोन के फुटेजेस एक्सेस किए जाते हैं और पता किया जाता है कि क्या इस एरिया में कहीं पे कोई पहले से प्लानिंग चल रही है, क्या जब फ्यूचर में इसको डिमोलिश किया जाएगा तो उसके लिए कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है। जब ड्रोन से चारों तरफ निगरानी रखी जाती है तो पता चलता है कि छत के ऊपर कहीं पे भी कोई पत्थर नहीं रखे हुए हैं, कोई ईंट नहीं रखा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 30 जनवरी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 30 जनवरी के बाद जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है, सुनवाई हो रही होती है, तो उसके बाद छतों के ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं, ईंट रख दिए जाते हैं। और जब पुलिस और वहाँ के अधिकारी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से देखिए धीरे धीरे कैसे होता है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो पहले तो जिस रास्ते से वो वहाँ पहुँच रहे थे उस रास्ते में ही पथराव किया जाता है। मतलब ये मेक श्योर किया जाता है कि जब पुलिस पहुँच रही है, जब अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं तो पहले उनको पहुँचने मत दो। कैसे हुआ ये? हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम, जब स्टार्टिंग में तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक राख के आगे तक पहुँचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। हाँ, ये जो अभी ये साथ के हैं जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियाँ जो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ भाटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, एक पेट्रोलिंग की कार वो गाड़ी जला रखी है और एक ट्रैक्टर जला रखा है, जो नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है, और बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई, बाइकें जलाई है रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से, उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ,
तो वहाँ से उनने बहुत लोगों को आग भी लगा दी उधर को रस्तों में और उसमें, और गोलियां मार रहे थे वहाँ से। चोट अब क्या स्थिति है? मुझे तो चोट नहीं आई क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था और शील्ड थी और हम फर्स्ट टुकड़ी में चल रहे थे। कितने लोगों को बचा के लाया अपने साथ आप वहाँ? हम पूरी टुकड़ी जो है, हम जितने हम लोग गए थे, जो फर्स्ट टुकड़ी हमारी थी वो सभी लोग बच के आए हम। और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है, बहुत लोगों का लगा है, लेकिन हम लोग जितने भी आए हम सेव आए। अभी तो कुछ पीछे के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है हम लोग तो। मैं अभी आ रहा हूँ लास्ट में, अभी भी वहाँ गोलीबारी चल रही थी। पहले लेवल पे काम ये होता है कि उनको पहुंचना ही मत दो। जब पुलिस वालों के ऊपर पथराव होता है फिर भी वो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के साइट तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है। अब इसके बाद दूसरे फेज में ये होता है कि महिलाएं आते हैं और वो सामने जाती हैं, पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस के ऊपर अटैक होता है। अब ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग होते हैं जिनमें कि महिलाएं भी शामिल होती हैं, जब इनसे पुलिस नहीं रुकती है, फिर भी पुलिस जब इस डिमोलिशन ड्राइव को कैरी ऑन करता है, तब आता है तीसरा फेज। और तीसरे फेज में कुछ लोग आते हैं जो कि पेट्रोल बम लेकर आते हैं और पेट्रोल बम वो इनके ऊपर फेंकते हैं, पुलिस वालों के ऊपर फेंकते हैं और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर फेंकते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि पुलिस वाले अभी भी नहीं रुक रहे, अब भी ये लोग डिमोलिशन ड्राइव को कैरी ऑन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये लोग वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे कि डीएम अंदर बैठे होते हैं, बहुत सारे और पुलिस वाले अंदर बैठे होते हैं, उस समय पे पुलिस स्टेशन के ऊपर पथराव होता है, फिर पेट्रोल बम फेंका जाता है और पुलिस स्टेशन में आग लगाने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि जो अंदर में पुलिस वाले मौजूद हैं, जो डीएम मौजूद है, जो अधिकारी मौजूद है, उनको जलाकर मार दिया जाए, जिंदा जलाकर मार दिया जाए। अगर जिंदा ना जलाकर मार दिया जाए तो इतना धुआं कर दो कि अंदर जो लोग हैं वो सफोकेट होकर मर जाए। अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब ये होता है कि इसके बाद एक और मॉब आता है और वो पुलिस के ऊपर हमला कर देता है, गोली चलाने लगता है। और ये जो मॉब होता है वो मेनली देसी कट्टा से ये लोग फायरिंग कर रहे थे। अब जब पुलिस की तरफ से रिटेलिएशन होता है, इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, तब होता यह है कि जो ये सब के सब मॉब थे, जो पत्थर फेंकने वाले थे, जो पेट्रोल फेंकने वाले थे, जो गोली बारूद चलाने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ के जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च कर दिया ताकि पुलिस वाले वहाँ से निकल ना पाए। अब जैसे जैसे पुलिस पीछे हट रही थी, जैसे जैसे पुलिस वापस आ रही थी, तो पुलिस वालों ने देखा कि जितने भी गली हैं, हर गली से लोग निकल कर आ रहे हैं, हर एक गली से, और इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये सब मिलकर जब पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उसके बाद ये जो मॉब होता है वहाँ के बगल के एरिया में, गांधीनगर में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी हमला करता है, वहाँ पे भी पेट्रोल बम फेंकता है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मारने की कोशिश करता है। एक लड़का जो जिम से आ रहा होता है, जिसको इस पूरे सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने घर जा रहा होता है, उसको भी गोली मार दी जाती है इसी मॉब के द्वारा। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, वहाँ पे कैसे वायलेंस किया गया, जो आसपास के लोग थे उनको कैसे मारने की कोशिश की गई, जो गांधीनगर के लोग थे उनको कैसे मारने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कैसे हमला हुआ, गोली बारूद चलाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, स्टोन पेल्टिंग किए गए। अब आप सुनिए कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसकी डिटेल अब जानिए। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था इसके बारे में वहाँ के जो डीएम है वो बताते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी के नाम पे नहीं है, ना ये जमीन किसी के नाम पे है। अब जब इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर नोटिस जारी किया गया तो बताया गया था नोटिस में कि अगर आपके पास इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सामने लाइए, हमारे सामने प्रूफ कीजिए कि ये जो ज़मीन है, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध नहीं है, वो आपका है। बट कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को क्लेम करने नहीं आया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने किया है, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके नाम पे है, ये जो ज़मीन है वो किसके नाम पे है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें थी कि एक जगह लिया गया जिसको कि कह दिया गया कि ये मलिक का बगीचा है और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना दिया गया। अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्या हम इसको लैंड जिहाद नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते। कोई ज़मीन है जो कि म्युनिसिपालिटी को बिलोंग करती है, वो ज़मीन किसी ने खरीदा नहीं, वो ज़मीन म्युनिसिपालिटी की है और उसके ऊपर अवैध कब्जा करके कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। जब इसके ऊपर नोटिस जारी किया जाता है तो कोई भी चीज़ को क्लेम करने नहीं आता है। और ऐसे हज़ारों केसेस उत्तराखंड के अंदर भरे पड़े हैं जहाँ पे कि जो सरकार की ज़मीन होती है या फिर किसी और की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसको अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश की गई या फिर उसके ऊपर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। और इसीलिए उत्तराखंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि ये जो इंक्रोचमेंट चल रहा है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल पर डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया था। कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड के अंदर यूसीसी पास हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने के बाद कुछ लोग शांति से रहेंगे? और इसीलिए ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी, क्योंकि 30 जनवरी तक के जो ड्रोन फुटेजेस है उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्टोन पेल्टिंग होगा या फिर छत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं या ईंट रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये यूसीसी पास होता है और उसके दौरान जब पूरा केस कोर्ट में चल रहा होता है तब ये पूरे प्लानिंग के साथ किया जाता है। छत के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, ईंट रखे जाते हैं और प्लानिंग की जाती है कि जब पुलिस पहले इंटर होगा तो पहले स्टेप में हमें वहाँ उनको रोकना है। अगर वो वहाँ रुक गए तो ठीक, उसके बाद अगर वो नहीं रुके फिर भी वो डिमोलिशन करने आते हैं तो पत्थर फेंकने वाले लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। फिर भी पुलिस वाले नहीं रुकते हैं तो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाएगा। फिर भी अगर नहीं रुकते हैं तो पुलिस स्टेशन का घेराव करके उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी और पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। और अगर
फिर भी वो नहीं रुकते हैं। तब हम हथियार उठाएंगे, गोली बारूद का सहारा लेंगे, गोली चलाएंगे, फायरिंग करेंगे और फिर उसके बाद आसपास के एरिया को भी प्रभावित करेंगे। अब ये जो कुछ भी हुआ, ये जो प्लानिंग हुई, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब इस ट्वीट को देखिए, ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट को करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शदाब चौहान। इस ट्वीट को देखने के बाद आपके मन में भी सबसे पहला यही सवाल आया होगा कि शदाब के बाद फिर चौहान कैसे लगा हुआ है। हाँ, ये कन्वर्टेड है और इसने जो ट्वीट किया है वो आप पढ़ो, कान खोल करके सुन लो पुष्कर धामी। किसी के औकात नहीं है जो भारत के मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी के तरीके पर चलने से रोक सके। अगर तुम हमको कमज़ोर समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। हमारी ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते और हम हर संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारी ताकत संविधान का अनुच्छेद 25 है जिसके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। फिर इसके बाद ये उत्तराखंड के कांग्रेस को टैग करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, इसके लिए संवैधानिक संघर्ष करो। ये जो 6 फरवरी 2024 को ट्वीट आया था, इसका लैंग्वेज देखिए। ये सीधे तौर पर धमकी जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम्हें हमारी पावर का अंदाज़ा नहीं है। अब शदाब खान के बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मौलाना तौकीर रजा खान। अब ये जो व्यक्ति है ये भी धमकी देता है उत्तराखंड के गवर्नमेंट को कि अगर तुमने बुलडोजर एक्शन लेने की कोशिश की और किसी ने भी डिमोलिशन करने की कोशिश की तो हम उसे मार देंगे। और ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है, ये इन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कहा है, ये एक सीरियल ऑफेंडर है। और इसलिए मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शदाब चौहान और ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे फ्यूचर में हमारे कंट्री में या फिर किसी और स्टेट में ऐसा कुछ भी ना हो सके। अब बात करते हैं कि आखिर इनको रोका कैसे जाए, क्योंकि देखिए जब वायलेंस हो गया, जब सब कुछ हो गया, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए, बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा, छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, पता चलेगा बहुत सारे लोग अरेस्ट होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग बेल पे बाहर आ जाएंगे, कुछ लोगों के घर इलीगल तरीके से जो बने हुए रहेंगे उनको तोड़े जाएंगे। लेकिन क्या ये एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन है? क्योंकि फ्यूचर में वापस से हो सकता है कि ये व्यक्ति वापस से आएंगे, वापस से फिर यही सेम काम करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कुछ करना चाहिए कि बाद में ऐसा कुछ भी कोई करने की सोची ना, जैसे कि इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो छीन लिए जाए, कि फ्यूचर में ये व्यक्ति जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो कभी वोट ही ना कर सकें। और सिर्फ ये नहीं, इनके फैमिली मेम्बर वाले सभी के सभी लोग, अगर किसी फैमिली से कोई एक व्यक्ति भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है तो उसके पूरे फैमिली का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि इनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए कि कौन ऐसे ऐसे दंगे में शामिल रहता है और उनके पूरे फैमिली का एक रिकॉर्ड बनाया जाए और इसको एक पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को डाल देना चाहिए ताकि आगे कभी भी ना तो इसको कोई सरकारी नौकरी मिल पाए, ना इसके खानदान में किसी को सरकारी नौकरी मिल पाए, ना ही इनको और इनके किसी खानदान वालों को कोई प्राइवेट नौकरी मिल पाए। क्योंकि जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं वो भी वेरिफिकेशन करते हैं, तो जब वो किसी को जॉब दें तो वो इस पोर्टल पर जाके चेक कर सके कि भाई जिसे हम जॉब दे रहे हैं क्या ये या फिर इसके कोई खानदान का कोई व्यक्ति ऐसे किसी मामले में शामिल था। अगर शामिल था तो हम कभी भी इसे नौकरी नहीं देंगे, ना इसके खानदान के किसी भी व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। अब इससे कम से कम ये होगा कि इनको फाइनेंस नहीं मिलेगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, तो ये किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कोई काम के नहीं रह जाएंगे। किसी पॉलिटिशियन को ये वोट नहीं दे पाएंगे तो पॉलिटिशियन इनकी हेल्प नहीं करेंगे वहाँ से बचकर निकलने में। और जब इनके पास जॉब नहीं होगा तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण ये खुद दर दर भटकेंगे। जिन्होंने अभी ये वायलेंस किया है उन सब की फोटोज जारी करके हर चौराहे पे उनको चिपका दिया जाए। हो सकता है इसमें पैसे भी खर्च होंगे गवर्नमेंट के, लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति जब भी कभी सड़क पे निकलेगा तो लोग इसको देखेंगे और पहचानेंगे कि अच्छा यही वो था जिसने वायलेंस किया था, यही वो था जो दंगे कर रहा था। और अगर ये कोई बिजनेस करने की कोशिश भी करेगा तो लोग इससे सामान नहीं खरीदेंगे, ना इसका बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को रोकना है तो उसका जो फाइनेंस है उसको कट कर दो, तो वो खाने के लिए खुद दर दर भटकेगा। उसके बाद वायलेंस करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, इस सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले और गवर्नमेंट तक भी हमारी ये बात पहुँच सके कि आखिर इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है।